कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी लोगों को। एंड हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 15th ऑफ अगस्त 2021। तो गाइज आज है तारीख 15 अगस्त 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। तो वो मोटिवेशन बोलता है पुश हार्डर देन येस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। देखो ऐसा मोटिवेशन मैं डेली बेसिस पर ही यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और डेली बेसिस पर मेरी बताने की कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को कुछ नया सीखना है, डेली बेसिस पर कुछ नया करना है, अपनी लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है और लगभग रोज़ाना नई चीज़ें सीखनी है और कंपेयर करना है कल के कंपैरिजन में हमने आज क्या नया किया है, आज हमारी स्किल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है, आज हमारे अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, हम लोग अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कल जितना हमने काम किया था कल से भी कम किया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल जितना काम किया है उससे ज्यादा आज के दिन प्रोडक्टिव होना है। तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। अगर हम लोगों को अपना कल अच्छा चाहिए, हम लोग को अपने गोल्स अचीव करना है, तो आज के टाइम पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे गाइस। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज जो ये करंट अफेयर आप लोग देख रहे हो ये पूरे हफ्ते का रिवीजन है, ठीक है। तो जैसा आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी तो आपके डिमांड के बेसिस पर ये पूरा का रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है संडे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, द हिंदू का जो वीडियो है वो आपका आ जाएगा, इसके बाद वो तो आएगा ही आपका साइंस एंड टेक का वीडियो डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। लेकिन जो ये करंट अफेयर का वीडियो है ज़्यादा करंट अफेयर है नहीं, तो इस चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि जो पूरा सप्ते में हमने ये सारे करंट अफेयर पढ़े हैं उन सबको रिवाइज करवा दे करो। तो बिल्कुल जो पिछले सप्ते हमने सारे करंट अफेयर पढ़े हैं, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक, उन सब का रिविजन हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो में करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ, तो आप लोगों ने अगर सारे वीडियो देखे हैं, सारी चीज़ें मालूम है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन करने से डेफिनेटली फ़ायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि जब मैं आज खुद यहाँ पर जब ये स्लाइड्स को वापस से रिपीट करके बना रहा था तो फिर जो है चीज़ें काफ़ी हद तक, मतलब जो मैं भी यहाँ पर भूल चुका था वही मुझे वापस से मेमोराइज़ हुई हैं, और ऐसी मेमोराइज़ हुई हैं कि आगे समय तक मैं वो भूल नहीं पाऊंगा। तो आप लोगों को भी यहाँ पर रिवीजन करना है और ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल जो कि हमने डिस्कस किया था वो था इंडियाज केस ऑफ परमानेंट सीट इन यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसके अंदर यहाँ पे एक मुद्दा ये चल रहा था कि क्या भारत को यहाँ पर एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। आपको मालूम होगा ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है कि जो 5 ये परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन कौन से, जरा नीचे कमेंट सेक्शन बताना। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके अंदर उनके पास जो पावर है वो वीटो पावर है, और वीटो पावर मतलब उनके पास आप कह सकते हो जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी लेवल पर देखने को मिलेंगी। मतलब इसका यह है कि मान लो इन 15 में से 14 कंट्री जो है एक तरफ फेवर कर रही हैं, लेकिन ये जो 5 परमानेंट कंट्री है इसमें से जो एक कंट्री भी अपना वीटो का इस्तेमाल करती है तो वो क्या करेगी, वो उस डिसीजन को रद्द कर सकती है। तो आप समझ सकते हो, मतलब ये जो 5 कंट्री हैं परमानेंट कंट्री हैं इनके पास क्या पावर होंगी। इंडिया नॉन परमानेंट में आता है, ध्यान से सुनना, इंडिया परमानेंट कंट्री नहीं है। तो बोला ये क्या है, क्या इंडिया को यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट कंट्री होना चाहिए। तो काफी सारे बेसिस पर पता ये चलता है बिल्कुल इंडिया को होना चाहिए एक परमानेंट कंट्री। बट अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो बराक ओबामा है, आपको मालूम होगा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, इन्होंने मिलकर सपोर्ट करा। उन्होंने बोला बिल्कुल इंडिया के अंदर जो यूएनएससी है, ठीक है, यूएनएससी के अंदर इंडिया को एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। बट हुआ क्या, जो आज के टाइम पर करेंटली यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से नकारा है, मतलब ये चीज़ को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला है, उसी वजह से चर्चा में है। अब उसी वजह से हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि यह यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। बिल्कुल यूएनएससी के अंदर बदलाव की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इसका जो नेचर है ना आज के टाइम पर वो अनडेमोक्रेटिक हो चुका है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। आप देख पाओगे कुछ गिने चुनिंदा एरिया से सारी कंट्रीज देखने को मिल पाएंगी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं ज़्यादातर, यहाँ पर यूरोप की कंट्रीज हैं, एशिया की कोई कंट्री है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका को कोई प्रेजेंटेशन है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे इक्वलिटी देखने को नहीं मिल रही है, डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रही है। तो इंडिया को भी यहाँ पर एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, जो यहाँ पे यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर है, और इस वीटो पावर का ये बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
यूएस ने बहुत ज़्यादा वीटो पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, चाइना ने भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, तो मतलब मिसयूज़ बहुत होता है वीटो पावर का। ठीक है, तो ये भी दिक्कत देखने को मिली है। हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। आपने डिटेल में आपने वीडियो देखा होगा पहले वाला, तो आप एक एक चीज़ कवर कर पा रहे होंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो इंडिया है, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप की जरूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया देखो बहुत लंबे समय से यूएन सिस्टम से जुड़ा पड़ा है, और उसके बाद इंडिया कहीं ना कहीं फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, और फिर उसके बाद इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, आने वाले टाइम पर चाइना को भी ओवरटेक करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए थी यूएनएससी के अंदर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी। ओके, बढ़ते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ, जो कि हमने डिस्कशन किया था, कोलेब्रेशन ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड सिक्योरिटी को लेकर ये आर्टिकल था। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली मीटिंग हुई थी, किसको लेकर, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स को लेकर। इन तीनों कंट्रीज में चर्चा ये हुई कि ये तीनों कंट्रीज मिलकर साथ में मिलकर काम करेंगी कि इस प्रकार से सिक्योरिटी को, ठीक है, सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब सुरक्षा एक तरीके से तो हो नहीं सकती, सिक्योरिटी यहाँ पर इन्होंने 4 एरियाज में कवर किया है। सिक्योरिटी सुरक्षा में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, जो मानव की तस्करी होती है उसको रोका जाएगा, टेररिज्म को काउंटर किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी को कम से कम किया जाएगा, ठीक है, सॉरी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, मतलब साइबर अटैक जो भी है उसको कम से कम किया जाएगा। उसके बाद जो मैरीन सिक्योरिटी होती है ना, मैरीन सिक्योरिटी के ऊपर वर्क किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने मिलकर, कि हम लोग अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, और ये तीनों कंट्रीज मिलकर कोलैबोरेट करके वर्क कर रही हैं। ओके, वर्क करेंगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसको होस्ट किया था श्रीलंका ने, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स तीनों थे, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया हम लोग सिक्योरिटी कॉपरेशन को बढ़ाएंगे। ओके, अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर के बारे में। तो यहाँ पर पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, केवीआईसी, इन्होंने यहाँ पर एक पेटेंट रजिस्ट्रेशन को सिक्योर कर लिया है। वो पेटेंट किसके लिए लिया है, पेटेंट आपको मालूम होगा क्या होता है। मान लो आप हो या मैं हूँ, हमने कोई इनोवेशन कर लिया, कोई नई चीज़ बना ली है जो कि हमें लगता है कोई और बना नहीं सकता, दूसरा कॉपी ही करेगा, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो क्या होगा, हम लोग उस पर पेटेंट ले लेंगे कि अगर दूसरा कॉपी करता है तो उसको पहले हमसे परमिशन लेनी होगी, जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक वो कॉपी नहीं कर सकता। हमने उस पर पेटेंट राइट्स ले रखे हैं। अब क्या है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, किसके लिए, वो करवाया है प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर के लिए। तो पहली चीज तो केवीआईसी ने क्या बना लिया है, प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर, एक ऐसा कागज जिसके अंदर प्लास्टिक मिला हुआ है। इससे क्या होगा, आप कहोगे कि नुकसान पहुंचेगा, ऐसे तो बिल्कुल प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, इसमें यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल करी गई जिससे ये इको फ्रेंडली है बिल्कुल। और इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के अंदर वो कम से कम हो रही है, और उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है हैंडमेड पेपर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, ये जो पेपर है ना, इसकी मजबूती भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो हमने अपना गोल सेट कर रखा है स्वच्छता भारत अभियान को लेकर, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो है प्लास्टिक उसको कम से कम करेंगे, उसका हम लोग एक यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार के बैग्स बनाए गए थे खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। ओके, अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था पेंगोलिन के बारे में। आपको मालूम होगा रिसेंटली पेंगोलिन चर्चा में था, क्योंकि इसको रेस्क्यू किया गया था एक टीम के द्वारा, और उन्होंने जो है इसको ले जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैंड ओवर कर दिया था। तो देखो, जब भी कोई जानवर न्यूज़ में आता है, उसका साइंटिफिक नेम और IUCN स्टेटस क्या है उसका, प्लस उसके बाद आप लोग उसका स्पीशी का नाम, ये ध्यान रखे करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। अब जो ये पेंगोलिन है, इसको हम लोग स्केली एंटेटर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। पेंगोलिन को क्या बोला जाता है, इसको स्केली एंटेटर भी बोला जाता है। और इसके ऊपर आप देख पाओगे कुछ कांटे प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं। इसको यहाँ पर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, एक बॉल में बन जाता है। बॉल बनने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी इसको खतरा होता है वो उसको टैकल कर लेता है। पेंगोलिन की जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलती हैं। लगभग 7 प्रजातियां होती हैं पेंगोलिन की, जो कि हमारे दुनिया भर में देखने को मिलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत के अंदर इन 7 में से 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है इंडियन पेंगोलिन, जिसका साइंटिफिक नेम है मानस क्रैसिकॉर्डेटा, और दूसरी है चाइनीज पेंगोलिन, जिसका नाम है मैनिस पेंटाडैक्टिला। तो आपको ध्यान रखना है, ये 2 पेंगोलिन हैं जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती हैं इन 7 स्पीशीज में से। और इंडियन पेंगोलिन जो है एक तरीके से ये पूरे मतलब कंट्री भर में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कंट्री में एक ही जगह पर मिले, बहुत सारी जगह पर, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज में भी, ठीक है, जो साउथ साइड है वहाँ पर देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़ने के बाद बहुत सारी जगह पर ये पेंगोलिन पाए जाते हैं। और जो चाइनीज पेंगोलिन्स हैं, जिसका मैंने साइंटिफिक नेम बताया था मानिस पेंडेक्टेला, तो ये जो चाइनीज पेंगोलिन है ये आपको असम के अंदर और ईस्टर्न हिमालयस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है आर्टिकल, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 खत्म हुए और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 खत्म होते होते हमारे यहाँ के एक तरीके से आप कह सकते हो नीरज चोपड़ा जी ये गोल्ड लेकर आ चुके हैं भारत के लिए। कहाँ पर? जेवलिन थ्रोअर के अंदर। 23 साल के ये हैं, जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने गोल्ड लेकर आए थे। आपको मालूम होगा, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था, डेली करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, इसको हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। हिस्ट्री रच दी है इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर मेंस जैवलिन थ्रो के अंदर। और फिर इनके बारे में बताया गया है, चोपड़ा जी ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और एक तरीके से यहाँ पे फर्स्ट इंडियन एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। आप समझ सकते हो, पहले भारतीय जिन्होंने एथलीट हैं जिन्होंने ये गोल्ड जीता है। और इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल ओलंपिक के अंदर ये सेकंड नंबर पर आते हैं, क्योंकि इनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने भी गोल्ड जीता था 2008 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया। और किस चीज़ के अंदर जीता है आपको ध्यान रखना है, वो जैवलिन थ्रो है जिसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कितनी दूर फेंका था इन्होंने तो वो भाला फेंक इन्होंने फेंका था लगभग 87.58 तक, यहाँ पर जो दूरी है वहाँ मीटर तक इन्होंने यहाँ पर फेंका था। तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इनको ये गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद बात करेंगे, जब यहाँ पर जैवलिन थ्रो के अंदर हमारे पास गोल्ड मेडल आया, उसी के साथ साथ बजरंग पूनिया, यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी एक पर्सनैलिटी है, ये भी बहुत यहाँ पर इन्होंने भी जो है एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये दोनों ही एक साथ चर्चा में आए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको भी बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी थी क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए रेसलिंग के अंदर में। और आप कह सकते हो कौन सी कैटेगरी की थी, लगभग मेंस फ्री स्टाइल था, 65 केजी की कैटेगरी के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये मेडल लेकर आए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था असिक्योर इंडियन ओशन को लेकर। अब ये क्या मुद्दा है, तो ये न्यूज़ में क्या था, तो देखो रिसेंटली क्या था, इंडिया ने एक ओपन डिबेट करा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, आपको मालूम होगा। अब जो ये डिबेट किया गया भारत के द्वारा, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और बढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा समुद्री इलाका है जैसे कि इंडियन ओशन रीजन है, खासकर जो इंडिया के पास पड़ता है, उसको हम लोग और प्रोटेक्ट करेंगे, वहां पे सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अब जो ये डिबेट थी ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इस डिबेट का मेन ऑब्जेक्टिव था जो मैरीटाइम कोऑपरेशन इसको इंक्रीज किया जा सके और इंडिया के जो इंडियन ओशन रीजन है वहां पे एक प्रोटेक्शन दी जा सके। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको याद होगा ये मैप मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से कवर किया था। इंडिया का मैप है, नीचे आपको इंडियन ओशन रीजन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इंडियन ओशन रीजन की ना दुनिया भर से कनेक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर दोनों तरफ पैसिफिक ओशन है। तो जब आप यहाँ पे देख पाओगे इंडियन ओशन का जो रीजन का जो कनेक्शन है पैसिफिक से बिल्कुल है। कैसे है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यूरोपियन साइड में है कनेक्शन, बिल्कुल है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से कनेक्ट करता है। इधर आप कह सकते हो क्या सुएज कैनाल से के साइड में यहाँ पे कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। यहाँ पे आप कह सकते हो जो बाबेल मंदिर पे यहाँ से कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लगभग दुनिया भर को कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशन रीजन। तो इसके अंदर सिक्योरिटी सुरक्षा को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाता है भारत। जैसे आप कह सकते हो कि जो पायरेट्स जो समुद्री डकैत वगैरह होते हैं इनको एक तरीके से टैकल करने के लिए और भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाता है इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऑपरेशंस को चलाना, जिससे जो ये वाला रीजन है ना इसकी सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाए और इसकी सिक्योरिटी को एग्जैक्टली बढ़ाया जा सके। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट को गए। मतलब अभी क्या है, देखो हाल ही में चर्चा में फास्ट ट्रैक कोर्ट आ चुके थे। बोला गया फास्ट ट्रैक कोर्ट को कंटिन्यू किया जाएगा क्योंकि आज के टाइम पर केसेस बहुत पेंडिंग है। क्या होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैं आपको बताता हूँ। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि लगभग 1000 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 1000 से भी ज़्यादा इनको जो है कंटिन्यू किया जाएगा आने वाले 2 साल के लिए। इसके अंदर लगभग 389 जो होंगे वो पोक्सो वाले एक्ट होंगे, पोक्सो के कोर्ट होंगे। पोक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस। मतलब ये एक्ट बच्चों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाता है। तो यहाँ पर जो कोर्ट होंगे बच्चों को भी देखेंगे, बच्चों के जो केस होंगे उनको भी देखा जाएगा। और सेंटर इसके लिए पैसा लगा रही है। पैसा कहाँ से दिया जा रहा है, निर्भया फंड से दिया जाएगा। अब होते क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो आपको ध्यान रखना है फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये रिकमेंड किया गया था 11th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 2000 के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट को एस्टेब्लिश भी किया। नाम से आप समझ रहे होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट 2011 के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप भी किया था। बट पहले उसे पहले समझना होगा आपको ये नाम क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। मतलब यहाँ पर जो डिसीजन है वो काफ़ी तेज़ी से लिया जाएगा। जो भी केस होंगे
जैसे काफ़ी सारे केस पेंडिंग भी पड़े रहते हैं, तो उनको केस को सॉल्व किया जाएगा और डिसीजन फटाफट लेकर जो है केस को सॉल्व किया जाएगा। खासकर रेप वाले केस हो गए या फिर ऐसी चीज़ हो गई, फिर बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है, बच्चों के रिगार्डिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, तो उन केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को एक तरीके से आप कह सकते हो 2011 के अंदर स्टॉप कर दिया था कि फंडिंग नहीं देंगे, तो इसके बाद से ये काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर काम करना बंद कर दिए थे। नाउ अभी यहाँ पर कोशिश ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को कंटिन्यू किया जाएगा, तो 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट को कंटिन्यू करने की बात की गई थी। ओके, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था स्टबल बर्निंग के बारे में, जिसको बोलते हैं पराली। ये देख पाओगे आप, जो ये जला रहे हैं ये जो फार्मर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्टबल बर्निंग को लेकर एक दिक्कत क्रिएट हुई थी, वो क्या थी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या था, हमारी सरकार ने एक तरीके से बोला कि देखो स्टबल बर्निंग के कुछ और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो स्टबल बर्निंग को कम से कम करना चाहिए। अब ये मुद्दा देखो, ये तो अलग था। उसके बाद क्या है, जो फार्मर्स हैं बहुत सारे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म लॉस के अगेंस्ट, आपको मालूम होगा इसके अगेंस्ट में जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ एक बिल पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, वो था एयर कमीशन बिल 2021। अब ये जो बिल है ना, ये एक तरीके से पिनलाइज कर रहा था, पेनल्टी मार रहा था किसके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर पेनल्टी मार रहा था। अगर ये लोग स्टबल बर्निंग करेंगे, ऐसी पराली जलाएंगे, तो फिर इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाएगी। तो फार्मर ऑब्वियसली बात है गुस्सा हो गए, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट भी किया और यहाँ पे ये बोला गया। लेकिन सरकार का कहना यह है कि जो स्टबल है, पराली की जो बर्निंग हो रही है, इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका ऑल्टरनेटिव आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव क्या होगा, मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको याद होगा, मशीन का नाम भी मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो एक तरीके से बोला यह गया है कि देखो जो ये स्टबल बर्निंग है, ये कब होती है, लगातार मान लो एक क्रॉप उगाई गई, उसके बाद यहाँ पर दूसरी क्रॉप उगाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो पराली है इसको हटा दिया जाता है। तो इसको एक तरीके से हटाने की बजाय यहाँ पे जला देते हैं। ये जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है और इससे और भी बहुत सारे नुकसान हैं। सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है और भी बहुत सारे नुकसान देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग जलाने के बजाय और कोई दूसरे स्टेप्स उठा सकते हो। उसके बाद रिसेंटली जो है ये एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सरला ठुकराल। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी क्योंकि गूगल ने एक तरीके से इनका पिक्चर डेडिकेट किया था। जो गूगल पे हमेशा रोज़ाना पेज एक जो पिक्चर है वो बदलता रहता है, वहाँ पे इनका पिक्चर लगाया गया था, ये आप देख पाओगे। अब ये थी कौन, तो ये भारत की पहली वेमेन थी जिन्होंने एक फ़्लाइट को चलाया, एक कह सकते हो फ्लाइट को चलाया था। ठीक है, तो एक तरीके से भारत की पहली वेमेन पायलट थी और 107वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उसकी वजह से ये चर्चा में थी। तो आपको ध्यान रखना है, सरला ठकराल, इनका जन्म हुआ था 1914 में, डेथ हो गई थी 2008 के अंदर। पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट उड़ाया था और 1940 में जन्म हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे बड़ी हुई, इन्होंने पायलट लाइसेंस को जो है एक तरीके से अर्न किया। पायलट लाइसेंस यहाँ पर इनके पास आया 1936 के अंदर, जब ये 21 साल की हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये स्टूडेंट की तरह वर्क करती रही थी लाहौर फ्लाइंग क्लब के अंदर। ठीक है, और आप कह सकते हो ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 1000 घंटे पूरे कर लिए थे फ्लाइट उड़ाने के। उसके बाद इनको लाइसेंस मिला, लेकिन फिर उसके बाद इनकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं रुक गई क्योंकि ये चाहती थी कमर्शियल पायलट बने, लेकिन कमर्शियल पायलट बनने से पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और उसकी वजह से इनकी जर्नी पूरी रुक गई है और रुक गई थी। और उसके बाद आप कह सकते हो इन्होंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई करूँ, तो उन्होंने पढ़ने की सोची कहाँ पर, लाहौर जो मायो स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद ये दिल्ली आ चुकी थी। दिल्ली आने के बाद उन्होंने पेंटिंग वगैरह कंटिन्यू करी। फिर उसके बाद सक्सेसफुल करियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, क्लॉथिंग, यही सब करती थी। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो रिसेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है, पीआईबी के अंदर आर्टिकल आया था। ये क्यों चर्चा में था, तो 8 अगस्त 2021 के अंदर इंडिया ने कंप्लीट कर लिए हैं 79 ईयर्स। पूरे 79 ईयर्स हो चुके हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को, और एक तरीके से इसको हम लोग अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। यहाँ पर ये स्लाइड सही से सेट नहीं हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको पूरी तरह से लॉन्च करा। और यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रख दिया था डू और डाई का, करो या मरो। और या फिर करो या मरो करने के बाद यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो अंग्रेज हैं उनको भगाया जा सके, ब्रिटिशर्स को यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से भगाया जा सके, उसके लिए यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और इसके पीछे आप कह सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट फेल होने के पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। जैसे मुस्लिम लीग हो गई, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया इसको। मुस्लिम लीग चाहती थी पाकिस्तान अलग से बन जाए, तो बहुत सारी चीज़ों ने सपोर्ट नहीं किया है इस चीज़ को, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये फेल होता हुआ नजर आया था। उसके बाद रिसेंटली एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन साहब का एक स्टेटमेंट था
कस्टोडियल वायलेंस एक बिगेस्ट थ्रेट है, यानी कि कस्टडी के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं किसी को, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर अरेस्ट किया गया वो व्यक्ति, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो इतना अत्याचार होता है कस्टडी के अंदर, इतना हिंसा क्रिएट की जाती है, इतना मारा जाता है कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो कस्टोडियल वायलेंस एक सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था। तो सीजीआई ने बोला जो पुलिस स्टेशन है वो एक हाईएस्ट थ्रेट है टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टोडियल वायलेंस, टॉर्चर, ये जो पुलिस का अत्याचार है ये बहुत बड़ा मतलब असर डालता हुआ नजर आता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। और हालांकि ये सब मतलब हमारे संविधान के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, बट फिर भी यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद एक आर्टिकल और बहुत ज़्यादा चर्चा में था, वो था स्नेक बाइट एनवेनम करके। अब यहाँ पे स्नेक बाइट एनवेनमिंग क्या है, तो यहाँ पर सांप के काटने से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर स्नेक बाइट एनवेनमिंग बोलते हैं। आई होप आपको मालूम होगा, डिस्कशन किया था मैंने कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक नई स्टडी है जिसमें पता ये चलता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ होती है स्नेक बाइट की वजह से। लगभग आप कह सकते हो दुनिया के अंदर जितनी भी डेथ हो रही है 50% इंडिया के अंदर हो जाती हैं, और सांप के काटने से ये डेथ होती हैं। और यहाँ पर कुछ डेटा वगैरह दिया गया, आप लोग यहाँ पर डेटा देख सकते हो, इतनी इतनी डेथ हुई हैं। इंडिया ने लगभग 1.2 मिलियन स्नेक बाइट डेथ्स देखी हैं 2000 से लेकर 2019 तक। इसको हम लोग हर साल का अगर एवरेज लगाएं तो लगभग हर साल 58,000 डेथ होती हैं सांप के काटने से। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा डेथ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने डिस्कशन किया था, इसका आप लोग अपने जो है मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कशन किया था डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, इसको आप लोग ड्रिप भी बोल सकते हो। तो डैम को रिहैबिलिटेशन करने के लिए, डैम को इम्प्रूव करने के लिए, डैम को वापस से जो है आप कह सकते हो रिक्रिएट करने के लिए जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने लगभग $250 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया था वर्ल्ड बैंक के साथ में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के साथ में ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि जो ये डैम है इनको इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि हमारे डैम जो है आज के टाइम पर काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। बहुत सारे डैम ऐसे हैं जो कि 50-50 साल के पूरे हो जाएंगे आने वाले टाइम पर, तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये एक खतरा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके लिए पैसा दिया जाएगा, इनको वापस से इम्प्रूव किया जाएगा। और ये इसका जो ये आप कह सकते हो ये जो प्रोजेक्ट है जिसके मैंने नाम बताया है आपको, वो है डैम रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसका नाम है ना ड्रिप। तो यहाँ पे क्या है ना, इसका फेज़ 1 लॉन्च हो चुका था ऑलरेडी, अब यहाँ पे फेज़ 2 और फेज़ 3 के ऊपर वर्क किया जाएगा। कुछ पैसा अनाउंस किया गया है, 10,211 करोड़ रुपए अनाउंस करे गए। इतना पैसा लगाकर लगभग 736 जो डैम है उनको यहाँ पर हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है ये अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में है, उज्ज्वला 2.0 करके। तो ये जो उज्ज्वल 2.0 है यहाँ पर सरकार ने लॉन्च किया इस स्कीम को। आपको ध्यान रखना है ये 2.0 स्कीम है, मतलब उज्ज्वल स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी। बिल्कुल ये बताना कौन से साल में लॉन्च की गई थी, ये दूसरा वाली स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, गोबर धन को प्रमोट किया जाएगा, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारी जो गोल है, हमारा गोल है एक तरीके से 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर जो गैस का कनेक्शन है वो पूरी तरह से प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद मे भी आज का लास्ट आर्टिकल है, हमने डिस्कशन किया था डायबिटीज़ के बारे में, जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर बोला कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको अपना शुगर टेस्ट कराना चाहिए, और शुगर टेस्ट करा लें, क्योंकि यहाँ पर प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कॉमन बीमारी है, सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से बच्चे को पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इससे क्या होगा, मदर के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो बच्चे जो, क्योंकि मदर की वॉम में बच्चा पल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा बच्चे पर चढ़ जाएगा, बच्चे की बॉडी पर चढ़ जाएगा, और बच्चे का जो वेट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट चर्बी आ जाएगी, और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये बीमारी वाली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ओके, उसका यहाँ पर बच्चे के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे पता ये चलता है कि हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए उठाए, बहुत सारे बदलाव किए हैं, और इससे जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। मतलब आप कह सकते हो जो हमारे भारत के इक्विपमेंट्स हैं वो हमने अलग अलग कंट्रीज़ को बेचे हैं। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम लोगों ने बेचा है, तो ऐसी हम लोग को हेल्प ये प्रोवाइड होती हुई नजर आई है। और एक तरीके से बोला यह गया, पिछले 7 सालों के अंदर लगभग 38,500 करोड़ रुपए का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। हिंदी में बोलूँ तो 38,500 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है।
मतलब जो भी यहाँ पे गन्स हो गए, मिलिट्री हार्डवेयर, जो भी चीज़ें हो गई ना, उनका हमने एक्सपोर्टेशन किया है। और बोला गया कि देखो साल 2019-20 के अंदर ये जो एक्सपोर्ट है वो था 8,434 करोड़ रुपए का। साल 2020-21 के अंदर ये थोड़ा सॉरी साल 2019-20 के अंदर ये था 9,115 करोड़ रुपए का। साल 2020-21 के अंदर ये हो गया है 8,434 करोड़ रुपए का। हालांकि थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और अगर मैं टू द पॉइंट बात करूँ तो क्या क्या हमने एक्सपोर्ट किया है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटेक्शन व्हीकल हो गए, लाइट वेट टॉर्पीडो, वेपन हो गए, रडार, कंट्रोल, फायर कंट्रोल सिस्टम, टीयर गैस लॉन्चर, इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है, मुझे लगता है परसों ही डिस्कस किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा में है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे पूरे भारत का एक पहली कंट्री बन चुका है जहां पर सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सैटेलाइट फ़ोन से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी जानवर की पोचिंग तो नहीं हो रही है, और इलीगल तरीके से उसको ट्रेड तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई फ्लड वगैरह आ रही है, तो नेचुरल कैलेमिटी जैसी चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इससे भी यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम के अंदर है। इस एक तरीके से नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया था 1974 में, और इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था साल 2007 में। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा राइनोसोरस मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के बारे में। तो ये ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे हुआ है। इस सर्वे में पता ये चलता है कि बहुत सारे बच्चे 13 से 15 साल के हैं, बहुत सारे स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर ये टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा टोबैको इस्तेमाल करते हैं वो है बॉयज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गर्ल्स के अंदर भी टोबैको का यूज़ देखने को मिला है। अब इसके रिगार्डिंग बोला गया था, मैंने आपके साथ मैंने डिस्कशन किया था कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन ये हो सकता है जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे प्रोग्राम चला सकते हैं, वो यहाँ पे अवेयरनेस फैला सकते हैं कि हाँ इसके रिगार्डिंग क्या होता है। हालांकि पता सबको है कि हाँ इसके क्या क्या नुकसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। तो ये भी हमने डिस्कशन किया था। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपका सभी रिवीजन हो गया होगा। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने यहाँ पर बता ही दिए आप लोगों को। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और आपका रिवीजन भी हो चुका है। तो बताना यहाँ पर ये मेथड आपको कैसा लगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, और फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद।